गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। आपके लिए एक नया लेक्चर फिर से लेकर आए हैं। नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नोट्स बनाइए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है जो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन समझे इससे पहले हम ये समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन की आवश्यकता क्या है। क्या हमें डेली लाइफ में भी साइक्लोट्रॉन चाहिए? और चाहिए तो साइक्लोट्रॉन हमारी जिंदगी के साथ क्या करेगा, हमारे साथ क्या करेगा, क्या हमें इसकी जरूरत है? देखिए, हमारे डेली लाइफ में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पे मुझे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होती है, यानी जो आवेश होते हैं ना, उनको बहुत तेजी से किसी चीज पर फेंकना होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तेजी से जिस पे फेंकना होता है। ऐसे ही किसी डिवाइस को जब हमें बहुत तेजी से फेंकना होता है, ऐसे किसी डिवाइस की बात करें तो हमारा उसी चीज का काम कौन करता है? साइक्लोट्रॉन करता है। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या यूजेस होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने के लिए, न्यूक्लियर नाभिकीय क्रियाएं कराने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस कई बार अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती और न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट कराने के लिए हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो ना, है ना, नाभिकीय क्रियाएं न्यूक्लियस के। तो हमने ना इन सब के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता को स्टार्ट करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता तब कभी कभी तब स्टार्ट होती है जब हम उसमें बहुत तेजी से आवेशित कण पटकते हैं, फेंकते हैं, तभी जाके ये चीज स्टार्ट होती है। तो हमें कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, यानी रेडियो सक्रियता को स्टार्ट करने के लिए। तीसरी बात करें तो और भी चीजों की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, और किसी के बारे में बात करें तो टू इंसर्ट आयन। यदि मुझे कोई आयन को इंसर्ट करना है, आयन्स का मतलब हुआ आवेशित कण को अगर मुझे किसी चीज के अंदर डालना है, आवेशित कण को अगर किसी चीज के अंदर डालना है, किसके अंदर? इन सॉलिड्स। मान लीजिए कोई हमने सॉलिड वस्तु ले रखी है और मैं उसके अंदर एक आयन को इंसर्ट करना चाहता हूं, उसके अंदर एक आवेशित कण भेजना चाहता हूं, तब भी मुझे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होगी। देखो, सब कुछ छोटे छोटे से बहुत बेसिक से बहुत हाई तक पढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो हमने कहा ये सभी क्रियाएं तब हो पाएंगी जब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हमें चाहिएगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। चार्ज पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। किसकी आवश्यकता है? आवेशित त्वरित आवेश की आवश्यकता है, ताकि हम पार्टिकल इज रिक्वायर्ड लिखना था, क्या लिख दिया? इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी। और हम एक्सेलरेटेड कैसे कराएंगे किसी चार्ज पार्टिकल को? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर नहीं है जानकारी तो मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, समझना। हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं दो प्लेटें ले लूं, हमने कहा एक प्लस ले ली, एक माइनस ले ली, और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां है? यहां से आए। याद नहीं है तो पुराने लेक्चर जरूर देखिए, है ना। सब कुछ चीजें बेसिक से स्टार्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल को मुझे यहां से यहां भेजना है। अगर चार्ज पार्टिकल को यहां से प्लस से माइनस की ओर भेजना है तो मुझे पता है उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू क्यू ये होता है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी E क्यू ई बाय एम, एफ अपॉन एम। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज, यानी एक्सेलरेशन का काम कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतना ज्यादा त्वरण। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतना ज्यादा त्वरण। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे बढ़ाएं? एक्सेलरेट क्या करें कि हमारा चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो पाए? तो हमने ऐसे एक डिवाइस की हमें जरूरत पड़ी। तो देखो,
अगर मैं कहता हूं इसको एक्सेलरेट कराना है, तो अगर मैं सोचूं कि भैया इसकी दूरी को बढ़ा दूं, मुझे पता है ना कि दूरी को बढ़ा दूं, तो अगर आप दूरी बढ़ा दोगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे, इफ एस इज इंक्रीज्ड या डी मान लो, इसके बीच की दूरी अगर मैं डी मान लूं कि अगर मैं डी बढ़ा दूं, तो मुझे पता है ई बराबर होता है वी बाई टी, और अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो बेसिकली बात है, पास में तो हम रखते ही हैं, अगर मैं इसको भी बात कर लूं कि दूर भी कर दूं, तो भैया डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कमी हो जाएगी, और ई कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई काम तो हम अपनी डेली लाइफ में कर नहीं सकते जिससे एक्सेलरेशन दे सके, लेकिन हाँ इतना जरूर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट जरूर कर सकती है, यानी त्वरित जरूर कर सकती है। बेसिक्स ही चल रहे हैं हमें, तो मैं नोट भी करता जाऊंगा साथ साथ। यानी एक सिंपल सी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट जरूर कर सकती है, इतना मुझे पता है। एक्सेलरेटर चार्ज पार्टिकल किसी आवेश को त्वरित जरूर कर सकती है, एक्सेलरेट जरूर कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, पर हम बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाते, हमारी लिमिटेशन से हम बहुत ज्यादा त्वरित नहीं कर पाते, बहुत छोटा कर पाते हैं जिससे हमारा काम नहीं चलता। हम तो ये चाहते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाए, जो किसी को भी तोड़ते हुए निकल जाए। तो हमने बोला इतना एक्सेलरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने साइक्लोट्रॉन बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल को, जिसकी हमें वैल्यू पता है, ए बराबर होता है क्यू ई बाय एम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई रख देंगे क्यू की जगह, ये हमें पता है भी एक्सेलरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर जाता था, अगर आपको याद हो, थीटा बराबर 0 पर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था, थीटा बराबर 90 से हमें मतलब था 0 और 180 पे तो कोई फोर्स था नहीं, तो थीटा बराबर 90 पे फोर्स था और थीटा 90 पे सबसे ज्यादा फोर्स निकलता है। तो अगर मैं थीटा बराबर 90 पुट करता भी था तो मेरा चार्ज पार्टिकल जो था वो गोल गोल चक्कर लगाने लग जाता था, यानी वृत्तीय गति में घूमने लग जाता। बेटा देखो कल का है सब कुछ टॉपिक, वृत्तीय गति में घूमने लग जाता था, सर्कुलर मोशन करने लगता था। और मैंने आपको बोला था जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही थी तो आपकी स्पीड जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी, स्पीड तो कांस्टेंट थी। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो नहीं हुआ, हाँ एक्सेलरेशन होता जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था। पर दिशा बदलने से हमारा काम थोड़ी ना चल रहा है, हमारा काम यह है कि हम उसकी स्पीड बदल सके। मेरी बात समझ रहे हो, स्पीड बदल सके। एक्सेलरेशन हमें डायरेक्शन बदलने वाला नहीं चाहिए, दिशा बदलने वाला नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बहुत तेजी से जाए, वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी ये दिमाग लगाया जाए। तो हमने कहा ये क्या करता है, स्पीड क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें तो हमें पता चल गया भैया स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जो हमारा कोई काम कर नहीं पाती, लेकिन ये एक्सेलरेट कर पाता है, लेकिन ये गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर आवेश क्या होता है, गोल घूमता है, हमेशा नहीं घूमता, मैंने आपको थीटा गोल घूमता है। और इसमें क्या होता है, त्वरित होता है। इतना मुझे पता चल गया। त्वरित होता है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट तो नहीं कर सकती, बराबर कांस्टेंट स्पीड से जरूर घुमा सकती है। एक्सेलरेशन जरूर होता है लेकिन ये डायरेक्शन बदलता है, इसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो डायरेक्शन बदलता है, हमें डायरेक्शन नहीं बदलनी, हमें तो बहुत तेजी से लेकर जाना है। वो एक्सेलरेशन कहां से लेकर आए, तो वो एक्सेलरेशन हम लेकर नहीं आ पाते, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इन दोनों के काम क्या होते हैं। एक और चीज हमें पता है, अगर आपको पता हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मिटा रहा हूं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये सब आपको पता थे लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। कोई भी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर
कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पुराना पीछे जाओ, गॉस लॉ पढ़ो। आपने सुना होगा कार के अंदर बैठने पर बिजली चमके तो आपके अंदर नहीं आती, आपको नहीं मतलब नुकसान नहीं पहुंचता। इसका मतलब हुआ किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मूव नहीं कर सकते, आवेश नहीं जा सकते। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चालक के अंदर, इनसाइड लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, सरफेस पे तो होते हैं, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इतना आप जानते हैं। पर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में भी होती है और कंडक्टर के अंदर भी होती है, ये भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती पर मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही होती है, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? तो हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा काम होता है, और इसी के आधार पर हम साइक्लोट्रॉन बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। ये तो थे मेरे कुछ बेसिक्स जिनकी जानकारी आपको होनी थी। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की बात करें तो इट इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट, एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आवेशों को त्वरित करने के लिए होता है। यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, आवेशों को त्वरित करने के लिए होता है। त्वरित का मतलब समझते हो, त्वरण का मतलब समझते हो ना, वेलोसिटी बढ़ती चली जाए, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरित करने के लिए होता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, और भी होते हैं, मैं सिर्फ नाम, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। आवेशों को त्वरित करने के लिए होता है, आवेशों को त्वरित करने के लिए होता है टू अ वेरी, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, टू अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेजी से भगा के ले जाए और बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो, वेरी हाई स्पीड एंड एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, और बहुत ही ज्यादा उसको एनर्जी दे दी जाए। ऐसी कोई मशीन होती है साइक्लोट्रॉन, जो क्या करती है, बहुत तेजी से किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर जाती है, बहुत तेज, उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होता है। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा मतलब वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसी किसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन होते हैं। साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हम आयंस को डालते हैं सॉलिड के अंदर, आवेशित कणों को इंसर्ट कराते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय क्रियाओं को स्टार्ट कराते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी को भी स्टार्ट कराते हैं। ये सब चीजों का साइक्लोट्रॉन में उपयोग होता है। साइक्लोट्रॉन में क्या क्या चीजें चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब इसका उपयोग हम कहां कहां नहीं कर सकते। लिमिटेशंस, इसका काम कैन नॉट एक्सिलरेट, ऐसा नहीं होता कि एक्सिलरेट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कैन नॉट एक्सिलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऋणावेशों को त्वरित नहीं कर सकता। देखिए नहीं लिख दिया है मैंने, लेकिन आप चाहें तो उसके अंदर रख दे सकते हैं, लेकिन हम करवाते नहीं है कभी भी। कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल्स को नेगेटिव नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगली बात, कैन नॉट एक्सेलरेट, कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो जो उदासीन है उनको भी नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, उदासीन मतलब जैसे न्यूट्रॉन हो गया। क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन हम बाद में बताएंगे। बाद में मतलब इसके खत्म, साइक्लोट्रॉन के बाद में बताएंगे, ठीक है। लिखना क्या है ये तो बाद में बताएंगे, तो इसको हम जानेंगे क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन भी हम जानेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होंगे, या मैं ये कह लीजिए जो लार्ज चार्जेस होते हैं, उनको तो हम बहुत आसानी से आवेशित कर सकते हैं, बहुत छोटों को नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। मुझे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ना लिखकर ज्यादा अच्छा होता कि मैं लिखता ये बहुत छोटे स्मॉल चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता, इसको मुझे स्मॉल बोलना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा होता। यानी छोटे आवेशों को त्वरित नहीं कर सकता। ये मेरा साइक्लोट्रॉन का बेसिक्स है, जहां हमारा साइक्लोट्रॉन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो अब साइक्लोट्रॉन पे चलते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा वर्किंग भी बताएंगे, क्योंकि वर्किंग
जरूरी हो सकती है किसी भी चीज के लिए। बहुत बड़ी बन गई। क्या है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। इसको मैं कवर के अंदर बंद कर देता हूं। आज मैं कुछ ड्राइंग के मूड में हूं। चलो ठीक है, हमने कहा चलिए दो चीजें ले ली। आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ऊपर हमें कुछ बनाना भी नहीं है, नीचे ही हमें चीजों को बनाना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने कहा ये कुछ है मेरे पास, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप समझ लेना डी है। डी समझते हो क्या होता है? डी जानते हो? डी। अब क्या किया इस डी के साथ हमने, इसके ऊपर एक नीचे डी थी, इसके ऊपर एक और डी लगा दी, तो इससे क्या हुआ, ये अंदर की तरफ एक खोखला स्पेस बन गया। ऐसा इसके अंदर एक खोखला स्पेस बन गया। डी समझते हो ना? डी, जिसके अंदर एक खोखला स्पेस सा बन गया। ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे कवर है ऐसे में डी, और इसके बीच में एक स्पेस है अंदर। ऐसी दो डी हमने ले ली, इनके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, और ये क्या है? कंडक्टर की बनी हुई है। कंडक्टर मतलब चालक की बनी हुई है। इसके सेंटर में एक सोर्स ले लेते हैं। सोर्स मतलब कैसे? तो इसको हम लोग कहते हैं सोर्स। लिख दूं यहां पर? लिखना तो यहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो एस लिख देता हूं ताकि, ठीक है, एस क्या है मेरे पास? सोर्स है, और बहुत हाई एनर्जी का है। हाई एनर्जी का है, ठीक है जी। कैसे निकाला, कैसे लगाया गया होगा भाई? फिलामेंट वगैरह लगा दिया गया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ठीक है। ये दोनों चीजें, ये जो डीज हैं, ये दोनों डी कनेक्ट होती हैं एक बहुत ही हाई एसी वोल्टेज से। बहुत ही हाई एसी वोल्टेज से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही हाई एसी वोल्टेज से इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरी हाई वोल्टेज। वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लगभग 10,000 वोल्ट के साथ में। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी होती है। कितनी आवृत्ति होती है? लगभग 1 लाख हर्ट्ज। 1 लाख हर्ट्ज। हाँ बोले 1 लाख हर्ट्ज। 1 लाख ज्यादा नहीं है, 1 लाख से 10 लाख हर्ट्ज तक भी हो सकती है। तो हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में ये कितने बार बदल जाएगी। जैसे मेरे घर में 50 हर्ट्ज आ रही है, मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार बदल जाएगी पोलैरिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे ये कितने बार बदल जाएगा? 1 लाख बार बदल जाएगा। सोचो कितना तेज होगा। हो सकता है 10 लाख तक हो, तो 10 लाख बार बदल जाएगा 1 सेकंड में। तो ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी पोलैरिटीज चेंज हो रही होती है। ये क्या लिया हमने? सोर्स लिया है, ठीक है। ये पोलैरिटीज हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि पोलैरिटी तो हमने कनेक्ट कर दी, लेकिन इसके में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस से माइनस की ओर, जहां पे प्लस डी है और जहां से माइनस की ओर, इन दोनों डीज के बीच में आ गई। अब हमारा यह बात निकल कर आता है कि अकेला इससे तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं, हमें एक चीज और रखनी पड़ेगी जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम और रखेंगे। इसको दो तरीके से बनाया गया है। ये क्या सप्लाई करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, गैप बहुत कम है, दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इनकी वजह से आ गई।
अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड समझना कैसे बनाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों डी है तो हमने, मान लीजिए ये डी है, तो हमने नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आई और ऊपर की तरफ निकल गई। कहां से, नीचे से आई और ऊपर की तरफ निकल गई। नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आई और ऊपर की साइड से निकल गई, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये डी है, जैसे आपकी तरफ मैंने डी का मुंह कर दिया तो यहां से निकली और यहां को निकल कर आ गई। तो समझना, अगर मैं ये आपकी साइड ले लूं तो मैं मान के चलूंगा कि पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और आगे की तरफ निकल कर आ रही है, इन डी को क्रॉस करती हुई। मैग्नेटिक फील्ड तो जा सकती है कंडक्टर के अंदर से, तो ये अंदर से निकलकर बाहर की तरफ लौट कर आ गई, मतलब बाहर की तरफ ये सारी की सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकल कर जा रही है। तो मैं इनको डॉट के थ्रू बता देता हूं, कुछ कुछ शाइन भी बना दूंगा ताकि आपको चीजें पता रहे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, ऐसी है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहाँ है, बाहर की तरफ है और यूनिफॉर्म है। भले ही मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बाहर की तरफ निकल रही है, यानी यूनिफॉर्म है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अंदर मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि अंदर फिगर बनाना है मुझे। आप समझ लीजिए अंदर से भी आ रही है, ताकि मैं इस तरीके से ना बाहर की तरफ निकल कर आ रही है। अब क्या होता है, इन डीज के अंदर प्लस क्यू जो होता है वो यहां से एमिट होता है, तो सोर्स से क्या निकलेगा, एमिट, सोर्स एमिट प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू निकालेगा। ये जो स्रोत है यहां से क्या निकलेगा, प्लस क्यू। अब मेरी बात समझना, जैसे ये प्लस क्यू निकलेगा तो प्लस क्यू भी बीच में है, ये प्लस क्यू है, और मान लीजिए जो प्लेट है डी जो है D2 है, मान लीजिए D1 इस वक्त क्या है, पॉजिटिव है, और D2 क्या है, नेगेटिव है। D1 क्या है, मेरी पॉजिटिव है, और D2 क्या है, मेरा नेगेटिव है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो D2 क्या है, नेगेटिव है। अब मेरी बात समझना, जैसे ही Q प्लस Q यहां से निकलेगा सोर्स से, तो ये इसका जो प्लेट है, ये जो बाहर का जो एरिया है, बाहर जो प्लेटें हैं, वहां पर तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस Q को माइनस की तरफ खींचेगी। मेरी बात समझना कैसे, दोबारा बताता हूं कैसे। प्लस Q यहां से जैसे ही बाहर निकला, आउट हुआ, तो हमें ये पता लगेगा कि ये वाली जो D है, D का जो फेस है, ऊपर वाला जो फेस है, उस पर क्या है, नेगेटिव है, इस साइड क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या करेगा, प्लस को अपनी साइड खींचेगा, प्लस को अपनी साइड खींचेगा इस प्रकार से, और प्लस को अगर अपनी साइड खींचेगा तो ये इस प्रकार से अंदर जाएगी। किस प्रकार से, अंदर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, ये भागकर अंदर की तरफ जाएगी, तो प्लस क्यों माइनस की तरफ गया, क्यों, क्योंकि प्लेट पे क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव था, तो वो उसको अंदर की तरफ खींचेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा डी के, एज लॉन्ग एज it enters into D, जैसे ही वो D2 में एंटर करेगा, जैसे ही वो D2 में एंटर करेगा, जैसे ही वो D2 में एंटर करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो गई, मैं आप दोबारा समझना, इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक असर डालेगा, यहां से यहां तक। और क्या असर डालेगा, आपको पता है जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का काम क्या है, एक्सेलरेट करना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की तरफ वेनिशेस इनसाइड, अंदर इनसाइड D2, ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बाहर की तरफ तो थी। आफ्टर क्या हुआ, किसके बाद में, आफ्टर एक्सेलरेटिंग प्लस क्यू। मेरी बात समझना क्या हुआ, ये जो प्लस क्यू है माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो माइनस जो के अंदर जब तक बाहर था तब तो इसमें फोर्स लग रहा था। मैंने आपको पहले फिगर बना के बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है तो उसमें जो फोर्स आता है वो आता है F इक्वल्स टू QE, और एक्सेलरेशन आता है A इक्वल्स टू QE बाय M। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक्सेलरेशन आएगा बहुत तेजी की वजह से। तो जो जीरो की स्पीड पे होगा, अब मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया, 10 मीटर होता नहीं है लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया, तो एक्सेलरेट हुआ। लेकिन जैसे ही इस D के अंदर गया, एक्सेलरेशन तो था इसके अंदर, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, खत्म। अब ये एक्सेलरेट होना हो गया बंद। क्या बंद हो गया, एक्सेलरेट होना बंद हो गया। और एक्सेलरेट होना बंद हो गया तो अब इस पर क्या चीज आ रही है, लेकिन
अब क्या कर रही है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता थी, इज देयर विच रोटेट इट इन अ सर्कल, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये सर्कल, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है बाहर की तरफ। अब मेरी बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ। फिगर बनाना है, मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन फिगर में क्या है, मेरे को फिगर ये वाला बनाना पड़ेगा। समझना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में है बाहर की तरफ, समझ रहे हैं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकलते हुई। और मैंने इसको एंटर कैसे कराया है, चार्ज पार्टिकल को, आपने, ये बाहर की तरफ है ऐसे में, और चार्ज पार्टिकल कैसे गया है, ऐसे है, तो परपेंडिकुलर गया है कि नहीं, ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है थीटा बराबर 90 होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, किसमें, सर्कल में। इट रोटेट है ना सर्कल, तो ये क्या करेगा, सर्कल में रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, और ये गोल घूमकर दोबारा से गोल घूमेगा, और गोल घूमकर जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही गोल घूमेगा, इसकी जैसे ही इसके बाहर थोड़ा सा निकल कर आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लग जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लग जाएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता काम करने जाएगी, इसको भगा के ले जाएगी। अब ये जब यहां पहुंचेगा, तभी हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे, बैटरी को, सॉरी एसी सोर्स को इस तरीके से सेट करेंगे कि जैसे ये बाहर निकले, जैसे ये बाहर निकले, अब की बार जो पहले पहले वाले में जो पहले प्लस ये था माइनस ये था, अब थोड़ी देर में क्या हो जाए, ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। जैसे ही माइनस होगा तो प्लस क्यू अपनी तरफ इस तरफ खींच लेगा, और प्लस क्यू इस तरफ खींचेगा तो प्लस क्यू यहां तक तो फिर से भाग कर जाएगा, यहां तक क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने के बाद में फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता खत्म होगी, फिर से ये गोल घूमेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, तो अब बड़ा सर्कल होगा। अब तो ये ज्यादा तेज एक्सीलरेट हुआ है ना, तो बड़ा सर्कल होगा, बड़ा सर्कल होगा, तो अब फिर इसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगा थोड़ा सा, फिर से ये माइनस की जगह फिर से प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, और ये माइनस फिर से इसको अपने खींच लेगा, जैसे ही इसके अंदर खींचेगा फिर से खत्म हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, और देखते ही देखते इसका एक्सेलरेशन बढ़कर इतना हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब जैसे ही इतना एक्सेलरेशन होगा, मेरी बात समझना, जैसे ही इतना त्वरण होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्पेस बना देंगे, और यहां पर डिफ्लेक्टर, एक डिफ्लेक्टर मतलब ताकि चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल सके, और इस तरीके से हम चार्ज पार्टिकल जो बहुत हाई एक्सेलरेशन में होगा वो बाहर की तरफ निकलकर चला जाएगा। ये फिगर मैंने बहुत थोड़ा पास पास बना दिया, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूं। इस तरीके से चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, मेरी बात समझो, जैसे ही निकला एक्सेलरेशन मिला तुरंत भाग के गया, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल घुमा, फिर बाहर निकला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर तेजी से भाग के गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, फिर गोल घुमा, फिर खत्म हुआ, फिर आगे निकला, फिर आगे निकला, फिर आगे, और थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन बार बार बीच में त्वरण जो ऐड होता जा रहा है, उसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इसे इतना त्वरण प्राप्त हो चुका होगा कि भागकर बाहर निकल जाएगा, और हमें जिस चीज के लिए इसका जिस चीज में उसका उपयोग चाहिए, और वो चीज क्या करेगी, इससे बाहर निकलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो साइक्लोट्रॉन होगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो, इसका जो लास्ट सर्कल होगा, ये जो लास्ट सर्कल है, अगर मैं इस लास्ट सर्कल का रेडियस, रेडियस तो बड़ा होता जा रहा है, लास्ट सर्कल का रेडियस अगर आर मान लूं, तो इसका लास्ट सर्कल का अगर रेडियस आर है, तो आर बराबर कितना होगा, एम वी बाई क्यू बी के बराबर होगा, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। और टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा 2 पाई एम बाय क्यू इंटू बी। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, यहां से प्लस क्यू निकला, तो पहली पोलैरिटी में ये प्लस था, ये माइनस क्या करेगा, उसमें खींचेगा, जैसे ही डी के अंदर एंटर करेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता खत्म, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है जो उसको गोल गोल घुमाएगी, फिर जैसे ही यहां पर निकलेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर की तरफ, और फिर इसको ये पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस, फिर इसको इस तरफ खींचेगा, और इस तरीके से बार बार पोलैरिटी चेंज होगी, और पोलैरिटी चेंज होने की वजह से बहुत तेजी से एक्सेलरेट करने लग जाएगा, और कुछ ही सेकेंड्स में बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता हुआ चला जाएगा, और इस तरीके से इसका एक्सेलरेशन बनेगा, त्वरण बनेगा। रेडियस और टाइम पीरियड हम निकाल लिए,
तो इस तरीके से हमारा साइक्लोट्रॉन क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम में आता है और बहुत तेजी से चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं। इस सिस्टम में एक बात हमें पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। बिल्कुल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का है प्लस से माइनस की ओर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनकर आ रही हैं। इस तरीके से मेरा साइक्लोट्रॉन जो होता है वो वर्क करता जाता है। देखो वर्किंग वर्किंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कंसेप्ट ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चेंज होगी। जैसे अभी एक आएगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं करता, तो उसका हमें पता लगना चाहिए इस चीज से, इसलिए हमें थोड़ा वर्किंग को भी जानना जरूरी है कंसेप्ट को जानने के लिए। तो इस तरीके से मेरा क्या होता है, साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। इस तरीके से मेरे साइक्लोट्रॉन में स्पीड आती है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, एक दो चीजें और हैं, एक दो चीजें और हैं इसकी। एक बात समझ रहे, मैंने आपको कहा था बहुत ही हाई एनर्जी मिलती है। इट एक्वायर्स, जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इट एक्वायर मतलब चार्ज पार्टिकल, आविष्कार बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी लेता है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ज्यादा इसको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा तो मिलती है, पर मिलती कितनी है अगर मैं बात करूं, मुझे पता है आर बराबर है एम वी बाय क्यू बी। अगर मैं यहां से v निकाल लूं तो मुझे पता है v बराबर लिख सकता हूं क्यू बी इंटू आर अपॉन में हो जाएगा m, है ना, ये निकल कर आ गया। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी न्यूमेरिकल यूज आता है, ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी 1/2 इंटू एम, एम तो मेरे पास है ही, वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहां से एम स्क्वायर से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बनकर आ जाएगी 1/2। डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, नहीं आएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है साइक्लोट्रॉन की। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, डायरेक्टली आपको याद रखना है। इतनी गतिज ऊर्जा वो ले लेता है। इस तरीके से मेरा जो साइक्लोट्रॉन होता है वो बहुत तेजी से गोल 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 चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से बाहर निकल कर चला जाता है। यही मेरा साइक्लोट्रॉन होता है। ठीक है, मिटा दूं। चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, इट कैन नॉट एक्सिलरेट, कैन नॉट एक्सिलरेट स्मॉल चार्ज पार्टिकल, स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स। तो बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल को ये एक्सलरेट नहीं कर सकता, जो हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कह देते हैं, ठीक है ना, जैसे, है ना। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स की भी हम बात करके चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता, या इलेक्ट्रॉन की ही बात ले लें कि ऐसा क्यों नहीं होता था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करके चल रहे हैं हम, एक बात समझो, एक्सेलरेशन जो होता है, मेरी बात समझना, एक्सेलरेशन जो होता है ए की वैल्यू होती है ई ई बाय एम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, ई ई बाय एम, ए बराबर ई ई बाय एम। अगर मैं इसको ई ई बाय एम लेकर चल रहा हूं, एक सेकेंड देना,
ठीक है, चलिए। तो हमने कहा क्यों नहीं एक्सीलरेट कर सकता, तो ए की वैल्यू क्या है, ई बाय एम। मेरी बात समझना, ई बाय एम। तो हमें पता है अगर किसी का एक्सीलरेशन चाहिए तो उसकी वैल्यू ये है, हमें मान लिया। पर एक्सीलरेशन तभी तो एक्सीलरेशन मिल सकता है जब इतनी वैल्यू हो। अब अगर चार्ज पार्टिकल बहुत स्मॉल है तो मेरे को एक और पता है, आइंस्टीन इक्वेशन से वैल्यू होती है m बराबर m0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये भी तो वैल्यू हमें पता है, ये भी पता है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे, मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया या बहुत छोटा पार्टिकल लिया, तो इलेक्ट्रॉन से फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है लगभग 2 इंटू 10⁻⁶। इसकी वेलोसिटी, इसका वेग, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो लगभग होती है 2 इंटू 10⁻⁶ 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ रहा, कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अराउंड है, देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, पर अराउंड 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे हम डेली लाइफ की बात करें तो मेरा मास जो होता है, मेरा द्रव्यमान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ऐसा हम रट्टा मारकर चले हैं। किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका मास चेंज नहीं होता क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि हमारे मास पर कोई खास असर हमारी वेलोसिटी का, वेग का नहीं आता। पर आइंस्टीन साहब कहते हैं कि किसी भी बॉडी का मास भी चेंज होता है बशर्ते वो दौड़ रहा हो, वो चल रहा हो। कैसे चेंज होता है, फॉर्मूला उन्होंने बताया है, m बराबर m0। ये रेस्ट मास है, ये नया मास है। अब आप समझना कि अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर v की वैल्यू में 2⁶ लिख दूं और 2 इंटू 10⁻⁶ लिख दूं और यहां पर c स्क्वायर लिख दूं, तो अगर मैं इस बात सोच के, अगर मैं 20 की स्पीड से चल रहा होता, सोच के देखो 20 की स्पीड से अगर मैं चलने लगूं तो 20 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁻², तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 1 से बहुत छोटी होगी, और 1 में से 1 की वैल्यू को बहुत छोटी माइनस करेंगे तो लगभग m0 के बराबर बैठेगा। नहीं समझे, दोबारा समझो। मान लो बेटा मैं भागना स्टार्ट कर दूं, मैं कहूं कि भैया मेरा मास चेंज हो रहा है। हमने कहा ठीक है, आप कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, आपने कह दिया सर मैं भागूंगा 300 मीटर पर सेकंड से। हालांकि 300 मीटर पर सेकंड इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं जानता हूं 300 मीटर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, 300 मीटर पर सेकंड का लगभग हो गया 950 किलोमीटर पर आवर, और इतनी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 1000 की स्पीड से कौन दौड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, तो 300 मीटर पर सेकंड मान लो। अगर मैं 300 की स्पीड से दौड़ने भी लग जाऊं तो इसकी वैल्यू रखूंगा मैं 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। यही हुआ 300 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ये वैल्यू है। अब मेरी बात समझना, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 300 के स्क्वायर को अगर मैं इतनी बड़ी वैल्यू से मैं कहूं कि भैया मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं, इससे, तो इसका कोई आंसर निकल कर आने वाला है क्या, इसका तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का जो टर्म है ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और डेली लाइफ में ऐसा ही होता है, अगर मैं थोड़ा बहुत दौड़ रहा होता हूं तो मेरे नीचे की वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं होता। इसके केस में क्या होता है, अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा मतलब m किसके बराबर हो जाएगा, m0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमारा मास डेली लाइफ में जमीन पर चेंज नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, कि मैं बहुत ही तेज दौड़ रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m बराबर m0 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपने कहा अब डिवाइड कर लो, अब डिवाइड करोगे बेटा तो नीचे की 1 की वैल्यू मान लो कम हो गई, और 1 की वैल्यू अगर कम हो गई, 1 से कम चली जाएगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अगर कम चली गई, ये कम होगी, डिक्रीज होगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है बहुत तेजी से। नहीं मेरी बात समझ, मास की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा वो भी कैसे होता है। लेकिन अब आप एक कंसेप्ट समझो, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और हम जानते हैं आइंस्टीन ने कहा है कि अगर किसी का वेग बहुत ज्यादा होगा तो उसके द्रव्यमान, उसके मास में भी परिवर्तन होगा, चेंज होगा। मास कम होगा या ज्यादा होगा, मास बढ़ेगा। जब किसी की वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ता है, कम नहीं होता, मास बढ़ता जाता है। तो समझना मेरी बात, मास बढ़ता जाता है, इसका मतलब हुआ कि उसका, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट
पुट कर दूं तो 1 से छोटा चला जाएगा, छोटा चला जाएगा मतलब 1 से कम जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, m की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब मास चेंज हो जाएगा। मेरी बात आपको ये दिमाग में डाल लेनी चाहिए, नहीं समझ में आया? तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसके मास में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अधिक वेग के कारण यानी अधिक वेलोसिटी यानी वेग के कारण द्रव्यमान बदलता जाएगा, द्रव्यमान बदलता जाएगा। तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का बार बार मास बदलेगा। अब मास बदलने से क्या होगा, बहुत बड़ी चीज होगी बेटा, अगर मास बदल गया तो मैं कह सकता हूं उसका एक्सेलरेशन बदलेगा, और मैं कह सकता हूं बदलता जाएगा, और त्वरण भी बदलेगा, त्वरण भी बदलता जाएगा। यानी एक्सेलरेशन भी बार बार वेरी करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो, एक्सेलरेशन बार बार वेरी करेगा, समझ में आ रहा है ना? एक्सेलरेशन भी बार बार वेरी करेगा, त्वरण भी बदलता जाएगा, और एक चीज और बदलेगी, मुझे पता है t बराबर क्या होता है, 2πm/qb। यानी अगर मैं t बदलूं, अगर मैं मास बदलूंगा तो मास बदलने के साथ में क्या होगा, t भी बदलेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसका मतलब ये हुआ कि मास बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। तो समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम होगी आपने, इससे फर्क क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोनों आपने डी ली है और आपने कहा इन दोनों डी को मैंने किसी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर दिया है, कितने से, आपने 10 लाख हर्ट्ज से। मान लो मैं 10 लाख हर्ट्ज नहीं, आपको एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि आपने मान लिया 5 हर्ट्ज के साथ मैंने कनेक्ट कर दी। 5 हर्ट्ज के साथ अगर आपने कनेक्ट कर दी तो मेरी बात समझिए, 5 बार बदलेगी, 5 बार बदल जाएगी, मतलब 5 बार प्लस माइनस हो जाएगी। अगर इसका एक्सेलरेशन बार बार बदलेगा या मैं कहूं उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, तो सोच के देखो, हमने तो इसे 5 बार ही बदलना है, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपके 4 चक्कर लगा जाए। नहीं समझे? देखो, अगर बार बार द्रव्यमान बदलेगा, मास बदलेगा, तो उसका टाइम पीरियड बदलेगा। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में लगाने वाला समय, एक चक्कर लगने वाला समय। अब हमने फिक्स करके रखा हुआ है कि एक सेकंड में, आपने एक सेकंड में मान ली 5 चक्कर के लिए फिक्स कर रखा है, हमने तो ये फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी ना, ये तो बार बार बदल नहीं रही कि भैया बार बार प्लस माइनस होगा। तो आपने कहा ये पहले प्लस है, ये माइनस है। अब ये प्लस से माइनस हो नहीं पाया क्योंकि इसका टाइम पीरियड बदल गया, तो इसको एक चक्कर लगाने में पहले 1 सेकंड लगता था, अब इसको चक्कर लगाने में मान लीजिए 5 सेकंड लगने लगे, या 1 सेकंड लगा 2 सेकंड लगने लगे, तो ये प्लस माइनस मैच नहीं कर पाएगा ना, इसको प्लस माइनस मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 डी जो लगाई हैं, डी जो लगाई हैं, अगर पहले ये प्लस था ये माइनस था, और मैंने कहा मान लीजिए इसके 1 सेकंड में लगने थे 4 चक्कर, हमने इसको फ्रीक्वेंसी सेट कर रखा है कि भैया प्लस माइनस होगा तब तक वो वहां पहुंचूगा, प्लस माइनस होगा, फिर वो यहां पहुंचूगा, प्लस माइनस होगा, फिर वो वहां पहुंचूगा, प्लस माइनस होगा, फिर वहां पहुंचूगा। अब ये प्लस से माइनस नहीं हो पाया, ये घूमकर लौट भी आया, तो मेरा काम खराब हो जाएगा ना। फिर कैसे इधर उधर जाएगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, और इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही है, टाइम पीरियड बदल रहा है, मतलब आवृत्ति बार बार बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही है, और दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं कर पाएंगी तो चार्ज पार्टिकल इधर उधर घूम जाएगा, गुम जाएगा, और हमारा ये काम नहीं कर पाएगा। तो वास्तविकता में होता क्या है, चार्ज पार्टिकल, जो हल्के चार्ज पार्टिकल आवेशित कण होते हैं, वो बहुत तेजी से भागते हैं, और जिनकी वेलोसिटी ज्यादा तेज होती है, जिनका वेग ज्यादा तेज होता है, वेलोसिटी ज्यादा तेज होती है, तो उनका एक्सेलरेशन भी बहुत वेरी करता है, त्वरण भी बार बार बदलता है। त्वरण बदलता है तो आवर्तकाल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी बदलती है, और फ्रीक्वेंसी बार बार बदलेगी, तो फ्रीक्वेंसी बार बार बदलने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने फिक्स कर रखा है कि 1 सेकंड में 4 बार बदलनी है, हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, एक बार 4 बार पोलैरिटी बदलेगी, और ये 1 सेकंड में लगा रहा है 6 चक्कर, तो भैया ये दोनों मैच नहीं कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे तो ये कहीं और बदल रहा होगा, ये कहीं और भग रहा होगा, और इसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम नहीं पाएगा। इसी वजह से हम कभी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यानी ऋणावेशों को, या फिर ये बोल दे कि स्मॉलर चार्ज पार्टिकल को, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, नहीं घुमा सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि उनका द्रव्यमान बदलता हुआ चला जाता है, उनका मास जो होता है बार बार वेरी करता है, इसीलिए हम स्मॉलर चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नहीं एक्सेलरेट कराते हैं। बाकी हैवी को करा सकते हैं क्योंकि उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि मास बदल जाए, इसलिए ऐसा होता है। बिठा दूं, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पहले से ही फिक्स की गई है ना, कि प्लस माइनस फिक्स किया गया है कि बराबर बराबर टाइम पर ही वो चक्कर लगाएगा, चाहे बड़ा सर्कल चक्कर लगाए उसको भी उतना ही समय लगेगा जितना छोटा सर्कल को,
याद रखिए, बड़ा चक्कर लगाने में भी डी के अंदर, उस डी के अंदर बड़ा चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगता है जितना छोटे में, ताकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट हो। यहाँ से यहाँ उतनी टाइम में, वहाँ से यहाँ उतनी टाइम में, यहाँ से वहाँ उतनी टाइम में, ताकि फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स फ्रीक्वेंसी बनी रहे और फ्रीक्वेंसी मैचिंग बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि ये प्लस से माइनस हो नहीं पाया, वो घूमकर लौट के भी आ गया, तो ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमें ऐसे चार्ज पार्टिकल को लेकर नहीं चलना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहकर चलते हैं। और साइक्लोट्रॉन का काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना, बस इतनी सी बात है। इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना। ठीक है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपकी बार फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एन मैग्नेटिक। देखो, हमने अभी चार्ज पढ़ा था और हमें पता है जब हम आवेश पढ़ रहे थे बेटा, जब हम चार्ज के ऊपर फोर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर अगर कोई चार्ज किसी थीटा पर एग्जिट वेलोसिटी लेकर जा रहा है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, अगर थीटा पर लेकर जा रहा है, तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला लिखा था हमने Q इंटू वी क्रॉस बी, जिसको हमने ऐसे भी लिखा था बी क्यू वी साइन थीटा, यानी उस पर क्या आता है, फोर्स आता है। ऐसे ही अगर आप कोई वायर रख दोगे, वास्तविक में वायर है क्या, वायर है क्या, मैं ये कह सकता हूं वायर मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे आवेश, और बहुत सारे आवेशों पर भी बल लगेगा, तो इसी प्रकार से तो लगेगा। तो वास्तविकता में इसका जो डेरिवेशन किया गया है वो भी बी क्यू वी साइन थीटा से ही किया गया है, और फॉर्मूला भी लगभग सेम जैसा ही है। तो किसी भी कंडक्टर को, चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में रखोगे तो उस पर बल आएगा। कितना बल आएगा ये हमें जानना है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है, और इसके साथ मैंने कोई कंडक्टर रख दिया। डेरिवेशन करने के पक्ष में तो नहीं हूं, पर डेरिवेशन कर सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा वायर हो सकता है, आपको लग रहा हो ऊपर से, क्योंकि ठीक है, अब ठीक है, हमने कोई वायर रख दिया। लेट से हमने कोई वायर रख दिया, ये क्या है, वायर है, किस एंगल पर है, थीटा पर है। ऑब्वियस सी बात है सभी चीजें थीटा होंगी, कहीं से भी थीटा नापे। अब अगर ये थीटा, इसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ मान लेते हैं एल है, एल क्या है, लेंथ है, एल है, एल इसकी लेंथ है, और आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आई डायरेक्शन में। धारा आपको दिख रहा है क्या वायर में, ये इसकी आई की डायरेक्शन है। ऐसे बना देता हूं ताकि आप समझ, करंट की डायरेक्शन ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वायर पे कितना बल लगेगा और किस तरफ लगेगा। पहली बात, किस तरफ लगेगा की अगर बात करें तो, किस तरफ लगेगा कि अगर मैं बात करूं तो फोर्स निकालने का क्या तरीका है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, तो हमें पहले से ही पता है। हम बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, जिसको हमने जाना था स्क्रू रूल की वजह से जाना था। फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जाना था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और हमने जाना था और राइट हैंड पाम रूल। कल कोई मुझसे पूछ रहा था किसी कि भाई बेटा पाम रूल जो होता है ना वो फोर्स निकालने के लिए, और जो थंब रूल होता है ना राइट हैंड, वो होता है आपका
मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए। तो आप किसी का यूज करें, आप किसी का भी यूज करें तो उसका भी आपका फायदा होगा, लेकिन मैं जनरली इसी का यूज करता हूं, राइट हैंड पाम रूल का। तो इससे भी, क्योंकि मेरे को यही इजी लगता है, आपके लिए है, आप जिसको भी चाहें उसको भी लगा सकते हैं। तो फोर्स निकालने का वही तरीका है, स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, या फिर आपका राइट हैंड पाम रूल, कोई से भी बल लगाइए, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब कितना फोर्स लगेगा अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस पे फोर्स देखूं तो F इक्वल टू होता है I इंटू एल क्रॉस बी, ये इस पर लगने वाला फोर्स है, I इंटू एल क्रॉस बी, ये इस पे फोर्स है। और अगर इसको ध्यान से देखो तो एल क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, है ना, बिल साइन थीटा लिख लिया है। थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में तो होता है, एल और बी के बीच का एंगल है। जैसे एल लेंथ ये है और बी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो बी आई एल साइन थीटा। इसका मतलब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि एल को बी की तरफ लेकर जाना है, एल को तो ले जा सकते हो, एल को बी की तरफ लेकर जाना है, और एल की बी की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जैसे मैंने कहा ये रहा मेरा, ये मैं एल को बी की तरफ लेकर गया, तो एल को अगर बी की तरफ लेकर जा रहे हो तो ऐसे में जाओगे, मेरी बात समझ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और आप जानते हैं अगर मैं किसी चीज को ऐसे घुमाऊं तो मेरा वो किस तरफ जाएगा, स्क्रू, अगर मैं बोलूं इसको मैं घुमाऊं तो किस तरफ जाएगा, तो अगर आप एल को बी की तरफ लेकर जाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होकर जाएगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। चाहे तो आप और भी रूल से पता लगा सकते हैं, जैसे मैं राइट हैंड पाम रूल से पता लगा लेता हूं। मुझे पता है राइट हैंड पाम रूल में क्या होता था, दोबारा से जान लीजिए, जो फिंगर्स होती थी वो होती थी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की तरफ, ये किसकी तरफ, बी की तरफ। ये अंगूठा किसकी तरफ होता था, करंट की तरफ, धारा की तरफ, ये करंट की तरफ, ये बी की तरफ, ये करंट की तरफ, धारा की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और जो पाम होता था, ये जो पाम होता था ये किसकी तरफ होता था, आपके फोर्स की तरफ, बल की तरफ। तो देखें जरा, बी ये है, करंट ये है, फोर्स कहाँ होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब कोई से भी नियम से लगाए आप बता सकते हैं। तो फोर्स कहाँ होगा, हमें पता चल रहा है फोर्स इस केस में क्या होगा, इनसाइड होगा, कहाँ होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा, बोर्ड के अंदर होगा। मैं लिख रहा हूं बोर्ड, पर आप समझ सकते हैं कि अंदर की तरफ होगा, बोर्ड तो होगा नहीं, इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ होगा। तो ये क्या है, एल क्रॉस बी। इससे एक और पता लगती है बात, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता है कि एफ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एल के, और एफ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा बी के। ये बात भी सर्वदा सत्य है क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जाने तो ये बात भी सत्य। तो किसी भी वायर पर, अगर कोई वायर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स हमेशा और हमेशा लगता ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। नहीं समझ में है, तो कोई चार्ज रखेंगे तो बीक्यू भी साइन थीटा, कोई फोर्स तो इस तरीके से थीटा। हमने कहा ठीक है, चलो हमने रख दिया। अब फोर्स के कितने कितने प्रकार होंगे भैया, कब फोर्स ज्यादा होगा कब कम होगा, तो बहुत टुच्ची सी बातें, अब थोड़ी सी टुच्ची सी बातें कर लेते हैं, दो कौड़ी की बातें। अब एक बात मुझे समझ में आती है कि अगर थीटा जीरो हो, थीटा इज एंगल बिटवीन, फिर से बता देता हूं, एंगल बिटवीन एल एंड बी, क्योंकि इसी से छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, अगर एल एंड बी के बीच में एंगल इतना है, तो मुझे पता है अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो एफ इक्वल टू होगा बी आई एल साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कितना होगा, जीरो। यानी अगर आप किसी चीज को, अगर आप किसी वायर को बी के पैरेलल में रखते हैं, बी के पैरेलल समझते हो, समांतर में रखते हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे थीटा की जगह जीरो या 180 भी कर देते, 0 डिग्री और 180, तो दोनों ही केस में आंसर क्या होता, सेम होता। क्योंकि आप चाहे वायर को ऐसे रखें, अभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उल्टा कर देंगे तब भी वही होगा। अगली बात सेकंड, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, मेरे को ये बताना नहीं है बट बता रहा हूं फिर भी, थीटा बराबर 90, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, बी आई एल साइन 90, और साइन 90 मैक्सिमम होता है, इसका मतलब एफ निकलेगा बी आई एल, यानी मैक्सिमम फोर्स कब निकलेगा, जब आप परपेंडिकुलर रखोगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ अभिलंब पर
बी ये है, और किसी वायर को अगर आप ऐसे रख दोगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स लगकर आएगा। तो वायर पर भी जिस प्रकार से किसी चार्ज पर फोर्स होता है, आवेश पर फोर्स होता है, उसी प्रकार से बेटा किसी वायर पर भी फोर्स निकलता है, और हर एक वायर को जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। सिंपल सी बात, ठीक है, नोट डाउन करो। आगे चीज पढ़ते हैं। एंगल किसके बीच में है ये सब याद रखिएगा, एफ एल के साथ क्या है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नोट डाउन करें। चलो अगली बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने कहा मैंने एक वायर रख दिया इस प्रकार से जिसमें करंट ये फ्लो कर रहा है, एंड द एंगल गिवन एज 60 डिग्री। पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन वायर, वायर पे फोर्स कितना होगा, वही सब कुछ। करंट की वैल्यू आई है, लेंथ एल है, आपको बताना है कि चालक पर बल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, फोर्स ऑन वायर, वायर पे एंगल कितना फोर्स होगा, इतनी सी बात पूछी गई है। नोट डाउन कर लीजिए और फोर्स निकाल दीजिए जल्दी से, क्या निकल कर आएगा फोर्स। हो गया, हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर फोर्स ऑन वायर निकालना है तो बेटा मुझे पता है फोर्स ऑन वायर निकालना है, मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल एंड बी, अगर आप एल और बी के बीच में एंगल देखें तो एल और बी के बीच में एंगल, दिस इज एल और दिस इज बी। बी की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, बी अंदर की तरफ है, और एल कैसे रखा हुआ है, एल ऐसे रखा हुआ है, तो ये इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलरी तो है। भले ही एंगल दिया हुआ है पर ये एंगल जो दे रखा है वो हमारे इसके साथ थोड़ी ना दे रखा है। आप तो बी और एल के बीच में एंगल निकालो ना, एल और बी के बीच में। एल क्या है, लेंथ क्या है ऐसे, और बी क्या है अंदर की तरफ, तो इन दोनों के ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होगा। यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री। आप ये मत समझ लेना कि थीटा दे रखा है तो इसका मतलब ये दे रखा है। इसका आंसर निकलेगा एफ इक्वल्स टू बी आई एल, एफ इक्वल्स टू बी आई एल इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो दिस इज अ पार्ट, नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दूं, चलिए तो बस आज की बस इतना ही करते हैं। कल हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और नोट्स डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि आप लोग लिखोगे तो है नहीं, है ना, थोड़ा सा आलस भरा हुआ है। बाकी टिकटॉक तो पूरा दिन देख सकते हैं और वीडियोस तो हम चलाते ही रहते हैं। तो थोड़े भैया नोट्स बनाइए, है ना, अपनी ज़िंदगी पर, अपने फ्यूचर पर, अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान दीजिए। इससे ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए नहीं हो सकता। ये लॉकडाउन हमारी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए सबसे अच्छा समय है। पता है मुझे पापा के साथ बैठना थोड़ा कठिन होता है खाने पर, क्योंकि वो बात बात पे गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन ठीक है, चलो थोड़ा समय गुजारो, है ना, हिम्मत करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन पर। थैंक यू वेरी मच।